हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पे। हम बात कर रहे हैं सीटेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बुद्धि के सिद्धांत के बारे में, यानी कि थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। आज इसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने जाना था बुद्धि के जो प्रारंभिक कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, बुद्धि के सिद्धांत, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट 3 से 4 सिद्धांतों के बारे में हमने बात किया था। अब अपनी इस नेक्स्ट वीडियो में, यानी आज की वीडियो में, हम बात करेंगे जो भी बचे हुए बुद्धि के सिद्धांत हैं, जिनमें से हार्वर्ड गार्डनर का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, यहाँ से क्वेश्चन सीटेट की परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के बारे में, और भी बुद्धि के जो भी सिद्धांत हैं उन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। यानी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम अपने इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। यह जो टॉपिक है यह सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए, एस टेट, केवीएस, एनवीएस और जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं उन सभी में अगर चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट जो है, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत, बाल विकास के अंतर्गत बुद्धि का सिद्धांत जरूर पूछा जाता है, चाहे प्राइमरी लेवल से हो या अपर प्राइमरी लेवल से। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस आज के टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत में। पहला बुद्धि का जो सिद्धांत है, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। तो बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत को थॉमसन ने दिया था। यानी कि अगर बात करें कि बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने किया था। थॉमसन के बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से मिलकर के बनी होती है। यानी थॉमसन ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है वो बहुत सारे स्वतंत्र तत्वों से मिलकर के बनी हुई होती है। यानी कि जो बुद्धि होती है वह बंद करके, विभिन्न प्रकार के जो भी तत्व होते हैं उनसे वह बंद करके नहीं, बल्कि स्वतंत्र तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। व्यक्ति किसी प्रकार को करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए अपनी संपूर्ण बुद्धि का प्रयोग ना करके केवल उसके एक प्रतिदर्श का प्रयोग करता है। यानी कि इन्होंने क्या बताया, थॉमसन ने ये बताया कि ये व्यक्ति अगर कोई भी प्रकार का कार्य करता है तो उस कार्य में अपनी संपूर्ण बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि अपनी बुद्धि के एक छोटे से हिस्से का, यानी कि एक प्रतिदर्श का वह प्रयोग करता है, केवल उसके एक प्रतिदर्श का वह प्रयोग करता है। यह किसने बताया? यह थॉमसन ने बताया। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं बुद्धि के क्रमिक महत्व सिद्धांत की, यानी कि से पहले हमने जो बात की वो हमने बात की बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत की, जो कि थॉमसन ने दिया था। अब हम अगले सिद्धांत के बारे में हम बात करते हैं। अगला सिद्धांत है बुद्धि का क्रमिक महत्व का सिद्धांत। तो बर्नन व बर्ट ने मिलकर बुद्धि का क्रमिक महत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी कि बुद्धि के क्रमिक महत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो बर्ट व बर्नन जी थे। बुद्धि के इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मानसिक योग्यता को क्रमिक महत्व प्रदान किया गया है। यानी कि प्रत्येक जो भी मानसिक योग्यताएं होती हैं उनको क्रमिक महत्व, यानी कि क्रमवार, सीरियल वाइज उनको महत्व, यानी कि इंपॉर्टेंस उनको दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें बुद्धि के क्रमिक महत्व सिद्धांत के बारे में, इन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है वह सामान्य मानसिक योग्यता होती है, जो कि दो समूह में, यानी मानसिक योग्यताओं के दो समूहों में बटी हुई होती है, एक क्रियात्मक यांत्रिक और दूसरा शाब्दिक यांत्रिक। तो इस प्रकार इन्होंने, बर्ट व बर्नन ने, बुद्धि के क्रमिक महत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने बुद्धि के क्रमिक सिद्धांतों के महत्व के बारे में बताया। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि के इस सिद्धांत में सबसे पहले क्रम में सामान्य मानसिक योग्यता आती है। यानी इन्होंने बताया कि बुद्धि का जो सिद्धांत है, क्रमिक महत्व का सिद्धांत, इसमें सबसे पहले क्रम से क्या आती है? सामान्य मानसिक योग्यता। यानी कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, सबसे पहले क्रम से कौन आई है? सामान्य मानसिक योग्यता। यानी कि सबसे पहले कौन आती है? सामान्य मानसिक योग्यता, और उसके बाद विशिष्ट योग्यताएं आती हैं। यानी कि बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने यह बताया कि सबसे पहले क्रम में, यानी कि क्रमिक वाइज में सबसे पहले सामान्य मानसिक योग्यताएं आएंगी। यानी जो कुछ भी कार्य आप सामान्य तरीके से कर सकते हैं वे सारी योग्यताएं आएंगी, और उसके बाद जो भी विशिष्ट योग्यताएं, आपके अंदर जो विशिष्ट योग्यताएं होती हैं, फिर जाकर के वे कार्य आएंगे। यानी कि वह उस प्रकार की बुद्धि मानसिक योग्यता आएगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप ये इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर, एक समझ लीजिए क्वेश्चन बन के रखा ही हुआ है, एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में, यानी हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत। इसे हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत के भी नाम से भी जानते हैं। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया।
अगर हार्वर्ड गार्डनर की बात करें तो यह एक अमेरिका के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्तुत किया, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक अकेली एकात्मक इकाई नहीं है, बल्कि वह विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का समूह है। यानी इन्होंने यह बताया इस सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि बहुबुद्धि का सिद्धांत कहने का मतलब ही यही है कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताओं का एक समूह है, कोई एक प्रकार की अकेली या एकात्मक इकाई नहीं है, बल्कि जो बुद्धि है वह विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का समूह है। फिर इन्होंने बताया गार्डनर ने शुरुआत में 8 प्रकार की बुद्धि की पहचान की, जिन्हें बाद में बढ़ाकर 9 कर दिया गया। यानी कि इन्होंने शुरुआत में अगर प्रारंभ में बात की जाए तो इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियां बताई, जिन्हें आगे बढ़ाकर इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धियों के रूप में कन्वर्ट किया। यानी कि पहले इन्होंने बताया कि बुद्धियाँ 8 प्रकार की होती हैं, फिर धीरे धीरे इन्होंने नए विचार किए, नई खोजें की, जिसके आधार पर इन्होंने बताया कि बुद्धि 8 प्रकार की नहीं 9 प्रकार की होती हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के मुख्य बिंदु, इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत के मुख्य बिंदु के बारे में इन्होंने क्या क्या बताया कि बुद्धि एकाधिक होती है, यानी बुद्धि जो होती है वह एक से अधिक होती है। विभिन्न प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि, संगीतमय, अंतर्वैयक्तिक और पारस्परिक बुद्धि। इन्होंने यह बताया कि बुद्धि एक से अधिक होती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की बुद्धि कौन कौन सी हो गई हैं। भाषाई बुद्धि हो गई, यानी कि भाषा से संबंधित, तार्किक गणितीय से संबंधित बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि, यानी कि जो भी शारीरिक प्रकार की क्रियाएं होती हैं उसमें किस प्रकार की बुद्धि प्रयोग होती है वह बुद्धि, संगीतमय बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और पारस्परिक बुद्धि। ये सभी प्रकार की बुद्धियों के बारे में हार्वर्ड गार्डनर जी ने बताया। फिर उन्होंने अगला पॉइंट बताया कि बुद्धि स्वतंत्र होती है, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में विकसित होती है। यानी इन्होंने यह भी बताया कि जो बुद्धि होती है वह स्वतंत्र रूप से होती है, और जो भी बुद्धियाँ एक दूसरे से परस्पर स्वतंत्र होती हैं, यानी कि मिली हुई नहीं होती हैं, बल्कि सभी की बुद्धि जो होती है वो स्वतंत्र होती है, किसी की दूसरे प्रकार की, किसी के दूसरे प्रकार की। तो इस प्रकार से जो बुद्धियाँ होती हैं वह स्वतंत्र होती हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, इन्होंने बताया बुद्धि गतिशील होती है, यानी जो बुद्धि होती है वह गतिशील होती है। बुद्धि समय के साथ बदल सकती है और विकसित हो सकती है। इन्होंने बताया कि बुद्धि गतिशील होती है, जैसे शुरुआत में जो बालक होता है वह इतना ज़्यादा बुद्धि से इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होता है, फिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है और उसकी जो बुद्धि होती है वह विकसित होती जाती है। तो उन्होंने बताया कि बुद्धि गतिशील होती है। बुद्धि संदर्भ आधारित होती है, बुद्धि का प्रदर्शन विभिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न हो सकता है। इन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है उसका प्रदर्शन, यानी कि उसको प्रयोग करने के जो तरीके होते हैं वह विभिन्न संदर्भों में, यानी विभिन्न प्रकार के कार्यों में भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकते हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रकार, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के कितने प्रकार बताए हैं। इन्होंने ये बताया कि इनके अनुसार इन्होंने अपने इस सिद्धांत में बताया कि बुद्धि कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तुत बहुबुद्धि सिद्धांत में 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया। यानी इन्होंने सबसे पहले 8 प्रकार की बुद्धियाँ बताई थी, फिर धीरे धीरे इन्होंने आगे चल करके 9 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया। सबसे पहले इन्होंने बात की भाषाई बुद्धि के बारे में। तो भाषाई बुद्धि क्या होती है? भाषा को समझने, बोलने, लिखने और उपयोग करने की क्षमता। यानी आप किस प्रकार से भाषा को समझते हैं, किस प्रकार से भाषा को बोलते हैं, यानी कि अभिव्यक्त किस प्रकार से करते हैं, लिखते कैसे हैं, और उपयोग करने की जो क्षमताएं होती हैं, यही भाषाई बुद्धि कहलाती है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, भाषाई बुद्धि में पढ़ना, लिखना, कहानी सुनना, कविताएं लिखना, भाषाओं का अध्ययन करना और सार्वजनिक बोलना शामिल है। यानी इन्होंने बताया कि जो भाषाई बुद्धि होती है इसमें पढ़ना, लिखना, कहानी सुनना, जो कुछ भी हम कहानियाँ सुनते हैं, कविताएं लिखते हैं या कविताएं सुनते हैं, भाषाओं का जो भी हम अध्ययन करते हैं, चाहे वो हमारी मातृभाषा हो या मतलब जो भी बच्चा जिस क्षेत्र से आता है वो चाहे उसकी मातृभाषा हो या उसकी विद्यालय की भाषा हो, उसका अध्ययन करना और सार्वजनिक बोलना शामिल है। यानी सार्वजनिक हम किस प्रकार से बोलते हैं, अपने पास पड़ोस में कैसे बोलते हैं, यह सभी जो होती हैं भाषाई बुद्धि के अंतर्गत शामिल होती हैं। भाषाई बुद्धि वाले लोग अक्सर लेखक, वक्ता, अनुवादक, शिक्षक और पत्रकार होते हैं। यानी कि वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें भाषाई बुद्धि पाई जाती है। तो लेखक हो गया, वक्ता हो गए, अनुवादक जो होते हैं, शिक्षक और जो पत्रकार होते हैं, इन सभी में भाषाई बुद्धि पाई जाती है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं एक लेखक है, एक प्रकार के लेखक हैं और पत्रकार, इन सभी में भाषाई बुद्धि पाई जाती है। यानी भाषाई बुद्धि जो होती है वह लेखक हो गए, वक्ता यानी कि जो बोलता है वो हो गए, अनुवादक जो हो गए, शिक्षक हो गए
और पत्रकार जो होते हैं, यह सभी, इन सभी में भाषाई बुद्धि पाई जाती है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट है तार्किक गणितीय बुद्धि, यानी कि जो तार्किक गणितीय बुद्धि होती है वह दूसरे प्रकार की बुद्धि होती है। तो इन्होंने बताया तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत इसमें तार्किक सोच, समस्या का समाधान, यानी कि आप समस्या का समाधान कैसे कर रहे हैं, संख्याओं के साथ काम करने की क्षमता, और आप विभिन्न प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उनके साथ में कैसे काम कर रहे हैं, उनके साथ में कैसा आप तालमेल बैठा पा रहे हैं, यही तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत आता है। इसमें पैटर्न पहचानना, विभिन्न प्रकार के जो पैटर्न होते हैं उसको पहचानना, उन पैटर्नों का विश्लेषण करना, तर्क करना, यानी आप कैसे तर्क कर रहे हैं इसको भी ध्यान में रखा जाता है। वैज्ञानिक सोच भी शामिल है, यानी और विभिन्न प्रकार की जो वैज्ञानिक सोच का मतलब आप नए नए तरीके खोज रहे हैं, आप नए नए तरीके से पढ़ रहे हैं, या नई नई वस्तुएं जो होती हैं उनका निर्माण कर रहे हैं, तो ये वैज्ञानिक सोच के अंतर्गत हो जाता है। तो ये सभी जो होते हैं यहाँ तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत शामिल होते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि वाले लोग अक्सर वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर, प्रोग्रामर और अर्थशास्त्री बनते हैं। यानी कि अगर बात की जाए कि निम्नलिखित में से, यहाँ से क्वेश्चन भी बना है कि निम्नलिखित में से किसमें तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाएगी, तो वैज्ञानिक हो गए, गणितज्ञ हो गए, इंजीनियर हो गए, प्रोग्रामर हो गए और अर्थशास्त्री हो गए, इन सभी में तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजीनियर हो गए, ठीक है, और गणितज्ञ हो गए जो मैथ की सारी समस्याएं, गणित की सारी समस्याएं सॉल्व करते हैं, इन सभी में तार्किक गणितीय बुद्धि ही पाई जाती है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें स्थानिक बुद्धि, तीसरे पॉइंट की बात हम करें स्थानिक बुद्धि, तो दृश्य जानकारी को समझने और हेर फेर करने की क्षमता, यानी जो कुछ भी दृश्य सामग्रियाँ हैं आप उनको समझ रहे हैं, उनमें हेर फेर करने की क्षमता, यानी क्या सही है क्या गलत इत्यादि के बारे में अगर आप निर्णय ले रहे हैं तो इसमें क्या है, ये स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आती है। इसमें मानचित्र और चित्रों को समझना, दिशा निर्देशों का पालन करना और दृश्य कला बनाना शामिल है, यानी कि इसके अंतर्गत मानसिक और चित्रों को समझाना, दिशा निर्देशों का पालन करना और दृश्य कला बनाना इत्यादि सभी शामिल होते हैं। स्थानिक बुद्धि वाले लोग अक्सर कलाकार, वास्तुकार, इंजीनियर, नाविक और पायलट बनते हैं। यानी अगर हम बात करें कि स्थानिक बुद्धि जो होती है वह किस प्रकार के व्यक्तियों में पाई जाती है, तो कलाकार, वास्तुकार, इंजीनियर, नाविक और पायलट, इन सभी में स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। चौथे प्रकार की बुद्धि है शारीरिक गतिज बुद्धि, यानी कि जो शारीरिक गतिज बुद्धि होती है इसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो अपनी शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करने और उपयोग करने की जो क्षमता होती है उसमें शारीरिक गतिज बुद्धि पाई जाती है। यानी जो बच्चे शारीरिक गतिविधियों वाले, यानी कि ऐसे कार्य जिनमें अधिक से अधिक मेहनत लगती है, अधिक से अधिक मेहनत का कार्य करना पड़ता है, शरीर को थकाना पड़ता है, इन सभी प्रकार के कार्यों में या इन सभी प्रकार के गतिविधियों को नियंत्रित करने और उपयोग करने की जो क्षमता होती है वही शारीरिक गतिज बुद्धि कहलाती है। इसमें समन्वय, संतुलन, गति और शक्ति शामिल है। शारीरिक गतिज बुद्धि वाले लोग अक्सर एथलीट, नर्तक, अभिनेता, शल्य चिकित्सा और कारीगर बनते हैं। अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनके अंतर्गत शारीरिक गतिज बुद्धि पाई जाती है, तो एथलीट, आप सभी जानते हैं एथलीट जो कि जो गेम्स होते हैं उनमें उनका एथलीट का जो कार्य होता है वो अपना कार्य करते हैं। दूसरा नर्तक, तीसरे अभिनेता, शल्य चिकित्सा और कारीगर, इन सभी में शारीरिक गतिज बुद्धि पाई जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एथलीट है जो कि दौड़ की मुद्रा में है, रेस की मुद्रा में है, ये यहाँ पे नर्तक है, यहाँ पे फिल्में प्रोग्रामिंग जो है, फिल्म जो है, इन सभी में क्या है, इन सभी में शारीरिक गतिज बुद्धि ही पाई जाती है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, पांचवा पॉइंट है, 5th नंबर पॉइंट है संगीतमय बुद्धि, यानी कि ऐसी बुद्धि जो सिर्फ संगीत या म्यूज़िक में ही पाई जाती है। तो संगीत को समझने, बनाने और प्रदर्शन करने की क्षमता जो होती है यही संगीतमय बुद्धि कहलाती है। यानी कि अगर आपके अंदर संगीत में बुद्धि है तो आप संगीत को समझेंगे, नए नए संगीत बनाने का प्रयास करेंगे और उनको प्रदर्शन करने की भी क्षमताएं आपके अंदर विकसित होंगी। इसमें लय, ताल और धुन को समझना और गाना बजाना और संगीत रचना शामिल है। यानी कि इसके अंतर्गत आप जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, जैसे उसमें ताल, लय, धुन को समझना, गाना बजाना और संगीत रचना करना इत्यादि सभी इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं संगीतमय बुद्धि जो होती है वो किस में पाई जाती है, तो संगीतमय बुद्धि जो होती है वह अक्सर संगीतकार, गायक, वादक, संगीत शिक्षक और ध्वनि इंजीनियर बनते हैं। यानी संगीतमय बुद्धि के जो लोग होते हैं उनमें अक्सर संगीतकार, गायक, वादक, संगीत
तो यहाँ पे संगीतकार हैं, तो आप देख सकते हैं संगीतकार जो होते हैं यानी कि संगीतकार, इनके अंदर संगीतमय बुद्धि पाई जाएगी। यहाँ पे जो गायक होते हैं, जो सिंगर होते हैं, उनके अंतर्गत भी संगीतमय बुद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, 6 नंबर पॉइंट जो है अंतः वैयक्तिक बुद्धि, यानी कि जो अंतः वैयक्तिक बुद्धि होती है उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। तो अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता, यानी अंतः वैयक्तिक बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं वह अपनी भावनाओं को और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता रखते हैं। इसमें आत्म जागरूकता, आत्मनियमन, सहानुभूति और सामाजिक कौशल शामिल हैं, यानी कि इसके अंतर्गत सामाजिक कौशल भी शामिल रहते हैं, यानी समाज में रह करके वो विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाएं करता है। अंतः वैयक्तिक बुद्धि वाले लोग अक्सर मनोवैज्ञानिक, यानी दूसरे के मन को समझने वाले, परामर्शदाता, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और नेता बनते हैं। तो इन सभी में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? अंतः वैयक्तिक बुद्धि मनोवैज्ञानिक में, परामर्शदाता, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और नेता, इन सभी में अंतः वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सामाजिक ये कार्यकर्ता है, नेता हैं एक, इनके अंदर कैसी बुद्धि पाई जाएगी? अंतः वैयक्तिक बुद्धि। एक जो शिक्षक होता है वह अपने विद्यार्थियों के मन की बातों को जान लेता है। तो कैसे जान पाता है? क्योंकि उसके अंदर भी अंतः वैयक्तिक बुद्धि ही पाई जाती है। अगली पॉइंट की अगर हम बात करते हैं 7 नंबर की, पारस्परिक बुद्धि। पारस्परिक बुद्धि क्या होती है? दूसरों के साथ संबंध बनाने और बनाए रखने की जो क्षमताएं होती हैं, इसमें पारस्परिक बुद्धि कार्य करती है, यानी ऐसे लोगों में, ऐसे व्यक्तियों में पारस्परिक बुद्धि पाई जाती है। इसमें संचार, टीम वर्क, नेतृत्व और संघर्ष समाधान शामिल है, यानी कि इसके अंदर संचार, टीम वर्क यानी कि एक टीम में रह करके आप परस्पर जो वर्क करते हैं, नेतृत्व यानी कि आप नेतृत्व कर रहे हैं किसी भी समूह का, और संघर्ष समाधान, इन सभी में पारस्परिक बुद्धि ही पाई जाती है, क्योंकि बिना पारस्परिक सहयोग के आप किसी भी कार्य को कर नहीं पाते हैं, इसीलिए आप इसमें पारस्परिक बुद्धि पाई जाती है। पारस्परिक बुद्धि वाले लोग अक्सर राजनीतिज्ञ, व्यवसायी, शिक्षक, विक्रेता और राजनयिक बनते हैं। इन सभी के अंदर पारस्परिक बुद्धि ही पाई जाती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं प्राकृतिक बुद्धि। अगर प्राकृतिक बुद्धि की हम बात करें तो प्राकृतिक बुद्धि यानी कि जो प्रकृति से संबंधित होती है, तो प्रकृति में विभिन्न स्वरूपों को पहचानने और समझने की क्षमता होती है, यानी कि जो प्रकृति होती है उसमें विभिन्न प्रकार के स्वरूपों, यानी क्या सही है क्या गलत है इत्यादि के बारे में उसको पहचानने में और समझने में उसकी क्षमताएं विकसित होती हैं। इसमें जानवरों, पौधों और मौसम के बारे में ज्ञान शामिल है, यानी जो प्राकृतिक बुद्धि जो कि प्रकृति से संबंधित है, तो इसके अंतर्गत जानवरों, पौधों और मौसम के बारे में ज्ञान शामिल है। प्राकृतिक बुद्धि वाले लोग अक्सर जीव विज्ञानी, वनस्पति विज्ञानी और पारिस्थितिकविद और किसान बनते हैं, यानी प्राकृतिक बुद्धि वाले लोग जो होते हैं जिनके अंदर प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है, तो वे जीव विज्ञानी यानी कि बायोलॉजिस्ट, वनस्पति विज्ञानी यानी कि जीव विज्ञानी यानी कि जूलॉजिस्ट, वनस्पति विज्ञानी यानी बॉटनिस्ट और पारिस्थितिकविद और किसान बनते हैं, यानी कि इन सभी में प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। जीव विज्ञानी का यहाँ पे मतलब आप समझ लीजिएगा, जूलॉजिस्ट जो होते हैं इन सभी में जो होती है वो प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बॉटनिस्ट है, यहाँ पे किसान हैं, तो इन सभी में कैसी बुद्धि पाई जाएगी? क्योंकि प्रकृति से लगे हुए हैं, प्रकृति से संबंधित कार्य करते हैं, तो इनके अंतर्गत प्राकृतिक बुद्धि ही पाई जाती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं नंबर 9, अस्तित्वगत बुद्धि, यानी कि अस्तित्वगत बुद्धि क्या होती है? तो जीवन के अर्थ और उद्देश्य के बारे में सोचने की क्षमता, यानी कि जीवन के अर्थ के बारे में, यानी जीवन क्या है, हम किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें किस प्रकार का कार्य करना चाहिए, किस प्रकार के कर्म करने चाहिए इत्यादि के बारे में जो सोचने की क्षमताएं होती हैं वह अस्तित्वगत बुद्धि के अंतर्गत आती हैं। इसमें दर्शन, धर्म और आध्यात्मिकता शामिल है, यानी कि अस्तित्वगत बुद्धि में दर्शन यानी कि फिलॉसफी शामिल रहती है, धर्म शामिल रहता है और आध्यात्मिकता सभी शामिल रहते हैं। अस्तित्वगत बुद्धि वाले लोग अक्सर दार्शनिक, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनमें अस्तित्वगत बुद्धि पाई जाएगी तो वे दार्शनिक, धार्मिक नेता, कलाकार और लेखक बनते हैं, यानी कि इन सभी में अस्तित्वगत बुद्धि पाई जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह एक दार्शनिक हैं और यह एक लेखक हैं, जिन सभी में अस्तित्वगत बुद्धि पाई जाती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं अस्तित्वगत बुद्धि में, नोट करके आप ये पॉइंट लिख लीजिएगा।
सभी लोगों में सभी प्रकार की बुद्धि होती है, यानी कि जो सभी लोग होते हैं उन सभी में भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियाँ पाई जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों में कुछ प्रकार की बुद्धि दूसरों की तुलना में अधिक विकसित होती है, बल्कि जो कुछ लोग होते हैं वो दूसरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं, उनमें जो बुद्धि होती है वो अधिक विकसित होती है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बुद्धि स्थिर नहीं होती, यानी जो बुद्धि होती है वह क्या होती है, वह स्थिर नहीं होती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से सीटेट का क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बुद्धि है स्थिर, अस्थिर, चल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे ऑप्शन करके दे देता है। तो बुद्धि क्या होती है, बुद्धि स्थिर, जो बुद्धि होती है वह स्थिर नहीं होती है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत का महत्व, यानी जो बहुबुद्धि सिद्धांत है जिसे हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया था, तो इसके महत्व क्या हैं। तो इसका सबसे पहले महत्व हम बात करते हैं शिक्षा में, यानी शिक्षा में बहुबुद्धि सिद्धांत का क्या महत्व है। यह सिद्धांत शिक्षकों को छात्रों की विभिन्न प्रकार की बुद्धि को समझने और उन्हें उनकी क्षमताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में मदद करता है। यानी यह सिद्धांत जो होता है वो शिक्षकों को छात्रों की विभिन्न प्रकार की बुद्धि को समझने में सहायता प्रदान करता है। और जब एक शिक्षक होता है वो समझ जाता है कि सामने जो हमारा बालक है, जो विद्यार्थी है, इसके अंदर किस प्रकार की बुद्धि है, तो वह उसी प्रकार की शिक्षा प्रदान करने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं व्यवसाय में, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत का व्यवसाय में क्या महत्व है। तो यह सिद्धांत व्यवसायों को अपने कर्मचारियों की विभिन्न प्रकार की बुद्धि का उपयोग करने और उन्हें अधिक उत्पादन बनाने में मदद करता है। यानी यह जो सिद्धांत है इसके द्वारा जो व्यवसाय करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, कर्मचारी होते हैं, तो वो व्यक्ति जो होते हैं वो कर्मचारी की विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के बारे में पहले से ही जान जाता है और उन्हें अधिक उत्पादन यानी उत्पादक बनाने में मदद भी करता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं व्यक्तिगत विकास में, यानी कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है यह व्यक्तिगत विकास में किस प्रकार उपयोगी है। यह सिद्धांत लोगों को अपनी विभिन्न प्रकार की बुद्धि को समझने और उन्हें अपनी क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। यानी यह जो सिद्धांत है यह विभिन्न लोगों को विभिन्न प्रकार की जो बुद्धि होती है उस बुद्धि को समझने के लिए, यानी कि आपके अंदर जो बुद्धि है वह कैसी है उसको समझने के लिए और उन्हें अपनी क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। यानी कि और उन्हें अपनी जो क्षमताएं होती हैं उनको विकसित करने में क्या करता है, मदद करता है। बहुबुद्धि सिद्धांत शिक्षा, व्यवसाय और व्यक्तिगत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अगर हम बात करते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत की, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत के में। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर पूछने को मिलेगा, चाहे फर्स्ट पेपर में हो, फर्स्ट प्राइमरी लेवल पे हो या अपर प्राइमरी लेवल पे। बुद्धि के सिद्धांत में अगर हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो होती है वो शिक्षा, व्यवसाय और व्यक्तिगत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यानी कि जो बालक का शिक्षा का विकास करना है, व्यवसाय और व्यक्तिगत का विकास करना है, तो इसके लिए बहुबुद्धि सिद्धांत जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। यह हमें समझने में मदद करता है कि बुद्धि एक जटिल विषय है और विभिन्न प्रकार की बुद्धि भी हो सकती हैं। और यह जो सिद्धांत होता है, क्योंकि यह बहुबुद्धि का सिद्धांत है, तो इसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि जो बुद्धियाँ होती हैं वह बहुत प्रकार की होती हैं, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि ये जो बहुबुद्धि सिद्धांत है इसका शिक्षा में, व्यवसाय और व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत ही महत्व है। यानी बहुबुद्धि सिद्धांत का शिक्षा, व्यवसाय, व्यक्तिगत विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो यह था आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के बारे में हमने फुल डिटेल से चर्चा की, हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। हमने बताया कि जो हार्वर्ड गार्डनर हैं इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धियाँ बताई। पहले इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियाँ बताई, फिर धीरे धीरे इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धियाँ बताई। तो इत्यादि सभी के बारे में हमने फुल डिटेल से चर्चा की और बहुत ही आसानी से उसको समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।